हेलो फ्रेंड्स, क्रैक ऑन एग्ज़ाम विद प्रियंका में आपका स्वागत है। और मैं प्रियंका आपके सामने इन्वायरमेंट फॉर सीटेट 2020 के लिए इन्वायरमेंट का पहला वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। और ये इन्वायरमेंट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो सीटेट का पेपर फर्स्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आज आपको जो एनसीईआरटी का गोइंग टू स्कूल चैप्टर फर्स्ट है, इसके विषय में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें ये पूरा डिटेलिंग बताई गई है कि गोइंग टू स्कूल चैप्टर का नाम है। गोइंग टू स्कूल चैप्टर में बताया गया है कि जब बच्चे जो हैं स्कूल से अलग अलग जो हमारे देश में राज्य हैं उन राज्य से बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको कौन कौन से वे से जाते हैं, तो उसमें इनका डिटेलिंग दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग असम की बात करते हैं। असम में बच्चे अपने स्कूल से घर से स्कूल जाने के लिए बम्बू के बने हुए यानी बांस के और जो रस्सी होती है रस्सी के बने हुए ब्रिज का यूज़ करते हैं। ये जो बम्बू और रोप की बनी हुई ब्रिज होती है ये असम में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं तो असम में बच्चे बम्बू के बने हुए ब्रिज हैं और जो बम्बू को यानी बांस को रस्सी से बांधा गया है और वो उनका यूज़ स्कूल जाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लद्दाख में भी बच्चे जो होते हैं, लद्दाख में बहुत ही ऐसा पहाड़ी इलाका होता है और वहाँ पे रिवर्स होती हैं जो कि हल्की गहरी होती हैं। और इसीलिए जो लद्दाख में बच्चे होते हैं अगर वो स्कूल जाने के लिए वो ट्रॉली का यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि लद्दाख में बच्चे स्कूल जाने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रॉली का होगा। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया ट्रॉली का यूज़ बच्चे स्कूल जाने के लिए किस राज्य में कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि लद्दाख में किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि जो सीमेंट ब्रिज होता है, सीमेंट ब्रिज हम लोग के जो यूपी का रीजन है उस यूपी के रीजन में सीमेंट ब्रिज बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सीमेंट ब्रिज अक्सर क्या करा जाता है कि जो नदियाँ पड़ती हैं इस नदियों को पार करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो सीमेंट ब्रिज हम लोग अक्सर ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं जो सीमेंट जहाँ पे जो छोटी छोटी बॉडीज़ वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो छोटी छोटी नदी होती हैं, तालाब होते हैं या नहर होती है, तो उनको पार करने के लिए सीमेंट के ब्रिज बना दिए जाते हैं। तो सीमेंट ब्रिज का स्कूल जाने के लिए बच्चे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ करते हैं मैदानी क्षेत्रों में। बुलक कार्ट जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे बैलगाड़ी होती है और बैलगाड़ी का जो यूज़ होता है बच्चे कहाँ पे कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो वो विलेज एरिया होते हैं प्लेन्स में। जैसे हम लोग का ये यूपी का रीजन होता है तो विलेज वाले प्लेन्स में ये बच्चे बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं। बुलक कार्ट वहीं चलती है जहाँ प्लेन होती है, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होता है, तो इसीलिए बुलक कार्ट का यूज़ हम लोग मैदानी क्षेत्रों में करते हैं। आगे देखते हैं कैमल की जो बनी हुई गाड़ी है कैमल कार्ट कहलाती है। इस कैमल कार्ट का यूज़ हम लोग राजस्थान में करते हैं। इससे हम लोग याद कर सकते हैं जो कैमल होते हैं, कैमल हमारे राजस्थान में पाए जा रहे हैं, तो इसीलिए कैमल कार्ट का यूज़ बच्चे स्कूल जाने में राजस्थान में करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वल्लम होती है, जो केरला के बच्चे होते हैं, केरल में बच्चे होते हैं, तो केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए एक प्रकार की स्मॉल वुडन बोट होती है, लकड़ी की बनी हुई एक नाव होती है और जिस लकड़ी की बनी हुई नाव को वल्लम कहा जाता है। इस वल्लम की सहायता से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जो बच्चे स्कूल जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो वल्लम कर रहे हैं। वल्लम एक नाव को कहा जाता है जो स्पेशली लकड़ी की बनी है। जैसे हम लोग चित्र में देख रहे हैं, जो चित्र में दिख रहा है कि बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं वो भी एक नाव की सहायता से, और इस नाव को केरल में वल्लम कहा जाता है। तो वल्लम का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं स्कूल जाने के लिए, वो केरल में किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मूविंग ऑन द स्नो, स्कूल जाने के लिए स्नो यानी जो स्नो बर्फ़ का यूज़ किया, जब बर्फ़ से होते हुए बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो कहाँ पे जा रहे हैं, ये ज़्यादातर देखेंगे हम लोग नॉर्दर्न हिल्स, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उस पहाड़ी इलाकों में बच्चे स्कूल जाने के लिए स्कूल जाते हैं तो वो बर्फ़ से होके जा रहे हैं, स्नो से ही होके जाते हैं। तो अगर बर्फ़ से होते स्नो जाते हैं बच्चे तो वो नॉर्दर्न हिल्स में होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रॉकी पाथ्स। अगर आ जाता है एग्ज़ाम में कि बच्चे स्कूल जाते समय रॉकी पाथ से होके जाते हैं यानी उबड़ खाबड़ एरिया से होके जाते हैं, तो वो उबड़ खाबड़ एरिया से उसी जगह जाएंगे जहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा होंगे, रॉकी ज़्यादा होंगे, पत्थर ज़्यादा होते हैं और जहाँ पे उनको चलने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसा रीज़न उत्तराखंड में अक्सर पाया जाता है। तो उत्तराखंड के रीज़न में बच्चे रॉकी पाथ कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड में बच्चे रॉकी पाथ से होते हुए स्कूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब एक नया चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होता है खेजड़ी ट्री से रिलेटेड। जो खेजड़ी के ट्री हैं, जो खेजड़ी का पेड़ है, वो अक्सर कहाँ मिलता है? जो खेजड़ी का पेड़ है वो अक्सर डिज़र्ट एरिया में मिलता है। खेजड़ी का पेड़ डिज़र्ट एरिया में मिलता है, और जो कि जिसको खेजड़ी के पेड़ को उगने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। और जो खेजड़ी होता है, खेजड़ी ये जो होता है मेडिसिन बनाने के लिए भी अक्सर यूज़ किया जाता है खेजड़ी का ट्री। और इसके लिए खेजड़ी गाँव, ये जो खेजड़ी की यहाँ पे बात की गई है, जो खेजड़ी है, खेजड़ी ट्री खेजड़ी गाँव के नाम पे पड़ा है। जो खेजड़ी है, खेजड़ी एक नाम का गाँव है, और ये खेजड़ी गाँव जोधपुर में पाया जाता है, जोधपुर राजस्थान में। तो ये पूछा जा सकता है खेजड़ी गाँव कहाँ पर है? तो खेजड़ी गाँव जोधपुर राजस्थान में है, और उस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के ट्री पाए जाते हैं। और ये खेजड़ी के ट्री ज़्यादा करके डेजर्ट एरिया में उगते हैं, और इस डेजर्ट एरिया में उगने, क्योंकि ये बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये डेजर्ट एरिया में आसानी से उग जाते हैं। और ये जो खेजड़ी ट्री है, इस खेजड़ी ट्री के जो लकड़ियाँ होती हैं, ये लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं, और इस मजबूत लकड़ियों से जो वहाँ के लोग होते हैं वो यहाँ से घर बनाते थे पहले। और इस गांव के लोग, जो खेजड़ी गांव के लोग होते हैं, तो इस खेजड़ी गांव के लोगों को विश्नोई कहा जाता है। इस खेजड़ी गांव के लोगों को विश्नोई कहते हैं। ये विश्नोई कहाँ के लोगों को कहा जाता है? तो खेजड़ी गांव के लोगों को विश्नोई कहते हैं। और जो ये खेजड़ी के पेड़ होते हैं, ये खेजड़ी के पेड़ दीमक व कीड़ों से हमें बचाते हैं। तो दीमक व कीड़ों से अगर इनके घर इन लकड़ी के घर बना दिए जाते हैं खेजड़ी के ट्री से, तो उन लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। तो हम लोग अगर बात करना चाहें तो जो खेजड़ी का ट्री है, वो खेजड़ी का ट्री कहाँ मिलता है? डेजर्ट एरिया में मिलता है। खेजड़ी कहाँ पर है? खेजड़ी एक गांव है, खेजड़ी जोधपुर राजस्थान में है, खेजड़ी जोधपुर राजस्थान में है। और इस गांव के जो लोग होते हैं, इस गांव के लोगों को विश्नोई कहा जाता है। और जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं, उस खेजड़ी के पेड़ से बने घरों में जल्दी दीमक व लकड़ियाँ दीमक नहीं लगती हैं। अब हम लोग आगे बात पढ़ते हैं। ये जो कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं, इस पैटर्न्स का यूज़ मैंने इसलिए किया है, ये पर्टिकुलर उसी NCERT की बुक से लिए हुए पिक्चर्स है। इसमें एक ऐसा टॉपिक आया हुआ है कि जो पैटर्न्स होते हैं, कोई भी अगर जानवर है, उस जानवर की जो ऊपर की जो चमड़ी होती है, उस चमड़ी की जो विशेष आकृति होती है, वो विशेष आकृति उनके शरीर में बनी हुई खालों की कारण होती है। जैसे जेब्रा है, इस जेब्रा की जो विशेष शरीर के ऊपर की विशेष आकृति, उनके बने जो उसके ऊपर शरीर के ऊपर खाल है, उस खाल के कारण होती है। वैसे ही यहाँ पर जो चीता दिख रहा है, इस चीता के ऊपर जो विशेष जो हम लोग उसको देख के दूर से पहचान जाते हैं ये चीता है, ये उसके बाल, उसके जो शरीर में बाल होते हैं, उस शरीर के बाल के कारण उसकी एक विशेष आकृति होती है। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए कि जो किसी जानवर की विशिष्ट आकृति, जो उनके शरीर पर बने हुए जो विशिष्ट चिन्ह होते हैं, ये किस कारण होते हैं? तो ये उन जानवरों के शरीर में जो उपस्थित बाल होते हैं, उन बालों के कारण ही ये विशेष आकृति पाई जाती है। अब इसमें हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट में एक हाथी होती है, और हाथी से बारे में हम लोग पूरी रिलेटेड स्टडी करेंगे कि इसमें जो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो हाथी है, जो हाथी होती है, इस हाथी में जो हाथी का झुंड होता है, इस हाथी के झुंड में जो इसकी प्रमुख होती है, यानी मुखिया होती है, वो मादा हाथी होती है। तो इस हाथी के झुंड की प्रमुख कौन होती है? ये मादा हाथी होती है। और जो हाथी का झुंड होता है, इस हाथी के झुंड में नर हाथी एक भी नहीं पाया जाता है, एक भी नर हाथी नहीं पाया जाता है। और जब ये मादा हाथी, अगर कोई नर हाथी इनके बीच में उपस्थित होता है, तो वो 14-15 साल तक ही अपने माँ के साथ रह सकता है। इसके बाद वो अपने जो झुंड होता है, वो झुंड से अलग हो जाता है। तो केवल जो झुंड होता है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी पाई जाती है, और वो बूढ़ी मादा हाथी, जो सबसे एजड मादा हाथी होगी, वो पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। अगर कोई मादा हाथी सबसे एजड है, तो वही मादा हाथी पूरे झुंड का नेतृत्व करेगी। और एक झुंड में कम से कम 10 से 12 हाथी होते हैं। हाथिन होती हैं, 10 से 12 मादा हाथी होते हैं, और उनके कुछ बच्चे भी होंगे, लेकिन वो कुछ बच्चे जो होते हैं केवल 14 या 15 साल तक उनके साथ रहते हैं। इसके बाद वो अपने ग्रुप को छोड़ के, यानी झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। कोई भी वयस्क हाथी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि कोई भी वयस्क हाथी होता है, अब वो वयस्क हाथी
एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा जाता है। यही क्वेश्चन इस बार भी सीटेट के पेपर में पूछा गया था कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में कितनी पत्तियाँ खा सकता है। तो एक वयस्क हाथी 100 किलोग्राम तक एक दिन में पत्तियाँ खा सकता है। ट्विग्स एंड लीव्स यानी झाड़ियाँ और पत्तियाँ एक दिन में 100 किलोग्राम खा सकता है। हाथी 24 घंटे में, अगर हाथी की हम लोग बात करें तो हाथी 24 घंटे में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। सबसे ये मान के चलिए कि केवल 2 से 4 घंटा सोता है हाथी। हाथी अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए कीचड़ का प्रयोग करता है। वो मड में खेलता रहता है जिससे उसकी त्वचा है वो एकदम ठंडी रहे। तो हाथी खेलने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है। हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं वो बड़े बड़े कानों से वो अपने शरीर को पंखा करते रहते हैं, जिसे हिलाते रहते हैं और वो उससे उनको हवा लगती रहे। तो हम लोगों ने हाथी के विषय में इतना पढ़ा कि जो बूढ़ी मादा हाथी होती है वो झुंड का नेतृत्व करती हैं। इस पूरा झुंड होता है, इस झुंड में 14 से 15 साल तक केवल मेल हाथी पाए जाते हैं और एक झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं। 10 से 12 हाथी होते हैं। एक जो वयस्क हाथी है वो 100 किलोग्राम तक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही केवल सोता है। और हाथी अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में खेलता रहता है। तो कीचड़ में वो इसलिए खेलता रहता है कि जिससे उसकी त्वचा ठंडी रहे। अब हम लोग आगे पॉइंट्स पे पढ़ते हैं। जैसे ये देख रहे हैं हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू में कि जो हाथी हैं अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए खेलने के लिए उस कीचड़ में यानी इस पानी में ही हमेशा खेलते रहते हैं। इस जो चैप्टर है जो एनसीईआरटी की बुक्स है, इस एनसीईआरटी बुक्स में नंदू नाम का एक एलिफेंट होती है। उस नंदू नाम के एलिफेंट के बारे में पूरी विशेषता बताई गई है। लिखा गया है यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड एलिफेंट हर्ड। अब जो इस चैप्टर में बताया गया था कि नंदू और उसके एलिफेंट के बारे में बताया गया था और उसमें केवल मेनली फीमेल्स हाथी थी, जितनी भी थी सारी की सारी फीमेल्स थी और कुछ बेबी एलिफेंट्स भी थे। उस बेबी एलिफेंट्स में 14 से 15 साल तक के बच्चे जो कि मेल भी हो सकते थे। जो ओल्डेस्ट फीमेल होती थी, जो सबसे ज़्यादा बूढ़ी मादा हाथी होती थी, वो उस झुंड की मुखिया होती थी जो उसका नेतृत्व करती थी। और एक झुंड में पूरे 12 फीमेल्स हाथी होते थे और उनके बच्चे हो सकते थे। और वो जब वो बड़े हो जाते थे, बच्चे 14-15 साल के हो जाते थे, तो वो बच्चे अपने जो मेल हाथी होते थे वो अपने झुंड को छोड़ के चले जाते थे। आगे हम लोगों ने खिजड़ी ट्री के बारे में पढ़ ही लिया कि जो खिजड़ी ट्री है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, जोधपुर राजस्थान में पाया जा रहा है। और जो खिजड़ी का जो वृक्ष होता है इससे बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। जो इस खिजड़ी गांव के जो लोग होते हैं, इस खिजड़ी गांव के लोगों को विष्णोई कहा जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लोगों से बोलने वाली किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, कहाँ पे किस स्टेट में बोली जाती है, तो हम लोग इसके विषय में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जो मलयालम है, मलयालम भाषा जो जनरली केरला में बोली जाती है, तो मलयालम बोली जाती है केरला में। कोंकणी जो होती है, कोंकणी बोलते हैं हम लोग कर्नाटक, कोंकणी बोला हम लोगों ने कर्नाटक में। महाराष्ट्र में बोलते हैं, गोवा, केरला और केरल में बोली जाती है। तो कोंकणी कहाँ कहाँ बोली जाती है, जो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है और कुछ भागों में केरला में भी बोली जाती है। मराठी की रीज़न देख रहे हैं तो मराठी भाषा, मराठी महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो अगर हम लोग मैप में भी देखते हैं तो ये वाला जो रीजन होता है तो मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, तो ये जो जितना ये वाला रीजन होता है वहाँ पे हम लोग मराठी बोलते हैं। मराठी किस किस स्टेट में बोली गई, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। ठीक। गुजराती भाषा जनरली गुजरात में बोली जाती है और जो कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बोली जाती है। तो ये इसमें इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट थे कि कहाँ कौन सी भाषा किस स्टेट में बोली जाती है, तो हम लोगों ने उसका स्टडी किया। अब एक पॉइंट आया है इसमें बीज यानी मधुमक्खी से रिलेटेड कि मधुमक्खी जो होती हैं वो कैसे अपना पूरा हट बनाती है, कैसे अपना पूरा झुंड बनाती है और झुंड के बाद इसमें इनकी मधुमक्खी के झुंड में कौन कौन होता है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज मतलब जो ऐसी मधुमक्खी जो शहद देती हैं, तो उस हनी बीज जो इसमें इस चैप्टर में बताया गया, जो हनी बीज होती है वो हनी बीज अपने अंडे जनरली अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देती हैं। तो हनी बीज अपने अंडे कब देती हैं, तो हनी बीज अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अपने अंडे देते हैं, वो भी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोगों के सीटेट में एग्ज़ाम में माना जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया हनी बीज के बारे में।
प्रत्येक हनी बीज का जो हर्ड होता है, यानी प्रत्येक हनी बीज का जो झुंड होता है, उस झुंड में रानी मधुमक्खी रहती है। रानी मधुमक्खी रहती है और एक मधुमक्खी का होता है वो श्रमिक मधुमक्खी रहती हैं। तो रानी मधुमक्खी का काम केवल बच्चे देने होते हैं, अंडे देने होता है। तो रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं और बाकी जो श्रमिक मधुमक्खी हैं ये उनके लिए जो घर घोंसले बनाती हैं और जो उनके छत्ते बनाती हैं और जो शहद वो बनाती हैं, तो ये शहद बनाने का काम श्रमिक मधुमक्खी करती है और रानी मधुमक्खी का काम केवल अंडे देना होता है। ठीक, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने हनी बीज के बारे में पूरी बातें बताई गई हैं। ये नोट्स हैं जिसमें एनसीईआरटी के जो मैंने अभी तक आपको पिक्चर्स के माध्यम से समझा रही थी वो उसके एक लाइन में नोट्स दिए रखे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं वही जो गोइंग टू स्कूल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, ये रिवीजन टाइप का है। उस गोइंग टू स्कूल में जो बॉम्बो का, यानी जो हम लोगों ने देखा बांस के और जो रोप ब्रिज का यूज़ किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, वो असम में किया जा रहा है। जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली के माध्यम से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो किस स्टेट में जा रहे थे हम लोगों ने देखा, वो लद्दाख में देख रहे थे। सीमेंट ब्रिज का जो यूज़ करा जा रहा है वो जनरली क्या किया जा रहा है कि जो वहाँ पे वाटर होता है, नॉर्मली एरियाज़ में जहाँ वाटर को क्रॉस करने के लिए हम लोग सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते हैं। वल्लम देखा, वल्लम एक तरह से नाव होती है और इस नाव का यूज़ केरला में बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। जो कैमल कार्ट होती है, इस कैमल कार्ट का यूज़ राजस्थान में किया जा रहा है जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ के रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, उत्तराखंड के। और उस उत्तराखंड में जो देखा था हम लोगों ने कि उत्तराखंड में रॉकी वेज से बच्चे स्कूल जा रहे थे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, जैसे पक्षी होते हैं। अब इसमें हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखते हैं कि जो पक्षी होते हैं, जो पक्षियों में आँखें होती हैं वो मनुष्य की तुलना में थोड़ी ऊपर सिर के ऊपर स्थित होती हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, वो केवल एक ही जगह फोकस कर पाते हैं, यानी वो एक ही जगह देख सकते हैं। इसीलिए जो कौवा और किसी और पक्षी को देखा होगा वो दोनों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन जल्दी जल्दी इधर हिलाते हैं, क्योंकि जो उनकी दोनों तरफ आँखें होती हैं वो सिर के ऊपर ज़्यादा स्थित रहती हैं और सिर के ऊपर की तरफ होने से वो अपने टारगेट पर फोकस करते हैं, जिससे कि वो उनको दाएँ या बाएँ की तरफ का दोनों को तरफ एक साथ नहीं देख पाते हैं। पक्षियों में दो छेद होते हैं जो उनके कान होते हैं और उनके जो कान होते हैं वो उनके पंख से ढके रहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा छिपकली होती हैं, छिपकली के भी कान होते हैं, लेकिन वो कान जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र के रूप में होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान जो होते हैं पूरी तरह से उनके पंखों से या उनके फीदर से ढके रहते हैं, उनके बालों से ढके रहते हैं। ये देखते हैं। फिर देखते हैं जानवरों की जो सतह पे पाए जाने वाले पैटर्न्स होते हैं, जो उनके जैसे जेब्रा के शरीर में जिनके बाल होते हैं, तो ये पैटर्न्स किस कारण से बनते हैं, ये उनके शरीर में उपस्थित बालों के कारण होते हैं। तो ये भी पूछा जाए जानवरों में जो पैटर्न्स पाए जा रहे हैं, जैसे जेब्रा में ऐसे ऐसे पैटर्न्स पाए जाते हैं, किसी और जानवर चीते में किस प्रकार के पैटर्न पाए जा रहे हैं, तो ये पैटर्न उसके शरीर में बनने वाले जो उनके शरीर में उपस्थित बाल हैं, तो ये बालों के कारण ही ऐसे पैटर्न पाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं ऐसे जानवर जिनके कान और बाल दोनों बाहर दिखते हैं, जिनके कान बाहर दिखते हैं और बाल बाहर दिखते हैं, बाल बाहर होते हैं, तो वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं दिखते हैं वो अंडे देते हैं। हाथी वाले चैप्टर से हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोगों ने हाथी वाला चैप्टर में देखा था कि बूढ़ी मादा हाथी होती हैं, वो झुंड की सबसे मुखिया होती हैं। हाथियों के झुंड में नर हाथी ही होंगे केवल। 14 से 15 साल के जो हाथी होते हैं वो झुंड को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं, बाकी उनके बच्चे होते हैं। एक वयस्क हाथी होगा, एक दिन में कम से कम 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा जाता है। हाथी 24 घंटों में केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। हाथी अपने त्वचा को ठंडा रखने के लिए कीचड़ का प्रयोग करता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिक्चर्स के माध्यम से देखा था कि हाथी अपने त्वचा को ठंडे रखने के लिए कीचड़ का प्रयोग कर रहा है। और जो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं वो हिलाते रहते हैं, जिससे उनको हवा लगती है। आगे हम लोग देखते हैं खेजड़ी गांव के बारे में। जो खेजड़ी गांव है वो जोधपुर राजस्थान में है, और खेजड़ी गांव में 300 वर्ष पहले 300 वर्षों से लकड़ी का घर बनाया जा रहा था। पहले भी 300 वर्ष पहले भी लकड़ी का घर बना था, और जो लकड़ी का घर बना है उस खेजड़ी के पेड़ में जो खेजड़ी के पेड़ से लकड़ी का वृक्ष घर बना है, उस लकड़ी पे कभी भी दीमक व कीड़ा इससे प्रभावित नहीं होते हैं। और जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं वो बिना ज़्यादा पानी के भी बड़े हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो मधुमक्खी वाला चैप्टर था, वो मधुमक्खी वाले चैप्टर में मुजफ्फरपुर की बात की गई है। और जो मुजफ्फरपुर का एक गांव है बोचाचा गांव, इस बोचाचा गांव की बात की गई थी। तो बोचाचा गांव कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है, और मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो बोचाचा गांव मुजफ्फरपुर बिहार में है।
आगे देखते हैं, जो हनी बीज होती है, मधुमक्खी होती है, अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के बीच में एक रानी मधुमक्खी और बाकी श्रमिक मधुमक्खी रहती हैं। फिर देखते हैं आगे कुछ उस चैप्टर में गांधीधाम के बारे में बताया गया था कि गांधीधाम कहाँ पर है। तो गांधीधाम कच्छ के गुजरात में है। अहमदाबाद, वलसाड और ये दोनों भी गुजरात में है। कोजीकोड़ा केरला का ही एक सिटी है और जो मडगांव है वो गोवा में स्थित है। फिर आगे देखते हैं कि गोवा से केरल तक जाने के एक स्टोरी का पूरे बताया गया था, तो हम लोग उसको पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अगर गोवा से केरल जाना हो तो गोवा से केरल जाते समय 2000 ब्रिज और 92 टनल्स का यूज़ करना पड़ता है, यानी 2000 पुल और 92 सुरंग से होकर जाना पड़ता है। तो गोवा से केरल जाने तक 2000 ब्रिज और 92 टनल्स का प्रयोग किया जाता है। जो कोजीकोड़ा शहर है, कोजीकोड़ा शहर केरल में है। कोजीकोड़ा शहर केरल में है और जो केरल है वो मालाबार तट पर स्थित है। गुजरात से अगर केरल जाना है, अगर हम मैप पे देखें तो गुजरात से अगर केरल तक जाना है तो कौन कौन से स्टेट से गुजरना पड़ेगा? महाराष्ट्र, फिर गोवा और गोवा के बाद कर्नाटक। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होते हुए केरल जाएंगे। तो गुजरात से केरल जाने के लिए कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करेगी ट्रेन? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। कोट्टायम, ये कोट्टायम शहर कहाँ है? कोट्टायम शहर केरला में है। तो ऐसा पूछा जाता है कि कोट्टायम शहर कहाँ पे है, तो हम बता सकते हैं कोट्टायम शहर केरला में है। ओके, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। अब मैं आपको डेली एक ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराती जाऊंगी। आप इन वीडियो को देखें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनके नोट्स बनाएं, जो कि आपको सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो कि आपको इन्वायरमेंट में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।